केदारनाथ की विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि चुनाव लड़ने का एक समय होता है, अब लड़ने का समय है और इस वक्त अब लड़ाने का समय आ गया, आशीर्वाद देने का समय आ गया है। केदारनाथ में भाग्य की देवी और भगवान शिव दोनों कांग्रेस पार्टी पर प्रसन्न है। वहीं हरीश रावत के बयान पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पलटवार किया। विनोद चमोली ने कहा कि परिवार के एक एक व्यक्ति को जिताने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन उत्तराखंड की जनता उन्हें रास्ता नहीं दे रही है। ऐसे में वो ये ना कहें कि उन पर केदारनाथ जी की कृपा है। अब चुनाव लड़ने का एक समय होता है, और उसके बाद अब लड़ाने का समय है, आशीर्वाद देने का समय है। और मगर केदारनाथ में भाग्य की देवी और भगवान शिव दोनों हम पर प्रसन्न हैं और केदारनाथ कांग्रेस जीत रही है। इसलिए घबराए हुए चीफ मिनिस्टर ने जो बिजली का बोझ जिससे सारे घर सारा उत्तराखंड त्रस्त है उसको थोड़ा कम करने का फैसला लिया है। तो ये स्वीकारोक्ति है कि जो है कांग्रेस अब जो चुनाव हो रहे हैं उनमें जीतने जा रही है। देखिए, उनसे खुश अगर भोलेनाथ होते तो वो इतने चुनाव नहीं हारते, कांग्रेस नहीं टूटती और आज वो घर नहीं बैठ गए होते। त्राई त्राई माम कर रहे हैं, एक एक सीट जीतने के लिए, परिवार के एक एक व्यक्ति को जिताने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन उत्तराखंड की जनता उनको रास्ता नहीं दे रही है। कम से कम वो तो ये ना कहें कि उनके ऊपर केदारनाथ जी की कृपा है। तो इसी सियासत पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हिमांशु, जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, और वो ये कहते हैं कि इस वक्त केदारनाथ में अब लड़ने का नहीं लड़ाने का वक्त है, और उन्होंने ये भी कहा कि पूरी कृपा इस वक्त कांग्रेस पार्टी पर है। दूसरी तरफ बीजेपी इस पर कटाक्ष कर रही है, पलटवार कर रही है। दोनों राजनीतिक दल को किस तरीके की आप इनकी तैयारियां उपचुनाव को लेकर देखते हैं और कितने आश्वस्त दोनों दल दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल रवि, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव अब इसकी घोषणा अब होनी है और ऐसे में दोनों ही जो है राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं बयानबाजी का दौर अब छूट नहीं रहा है, चाहे दोनों ही दलों, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही जो है जीत के दावे कर रहे हैं। जहां पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत का ये कहना है कि हम पर बाबा केदार की कृपा है, भाग्य की देवी हमारे साथ है और केदारनाथ उपचुनाव जो है हम पूरी बहुमत के साथ जीत रहे हैं। और भाजपा जिस प्रकार से मंगलौर और बद्रीनाथ का चुनाव भाजपा ने हारा था, उसी प्रकार अब भाजपा केदारनाथ का चुनाव भी हारने जा रही है। तो वहीं जो सत्ताधारी दल है वो यहाँ आश्वस्त दिख रहा है कि केदारनाथ जो उपचुनाव होगा उसमें पूर्णतः भाजपा की जीत होगी। भाजपा का जो प्रत्याशी होगा वो यहाँ से वोट बैंक को हथियाने में जो है सफल होगा और इसी के साथ ही भाजपा जो है केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जो है भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं सियासत के साथ ही दोनों ही दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। भाजपा के तमाम चाहे नेता हो, आशा रावत हो या अनुप्रिया रावत हो, तमाम जो नेता हैं वो केदारनाथ में सक्रिय हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस की बात करें तो मनोज रावत जो पूर्व विधायक हैं वो सक्रिय हैं और इसी के साथ ही कुछ और नेता जो हैं वो कांग्रेस में इस समय केदारनाथ में सक्रिय हैं। तो ऐसे में दोनों ही दलों के जो नेता हैं, एक तो पहले तो टिकट लेने की चाहत है और दूसरे में जो है धरातल पर दोनों ही दलों के लोग हो या कार्यकर्ता हो वो अब सक्रिय हो गए हैं। और ऐसे में केदारनाथ चुनाव क्योंकि एक अहम चुनाव यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि भाजपा पर जिस प्रकार से आरोप लगे हैं कि धर्म की राजनीति भाजपा करती है और उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ पर अयोध्या भाजपा हारी थी। उसके बाद दूसरी धार्मिक सीट अपने आप में महत्व रखती है, बद्रीनाथ विधानसभा भी भाजपा हारी थी। और अगर केदारनाथ हारती है तो भाजपा के लिए ये कहीं ना कहीं एक असमंजस वाली स्थिति होगी और एक बड़ी चुनौती भाजपा के लिए बन जाएगी। इसके लिए कहीं ना कहीं भाजपा जो पूरी एड़ी चोटी का जोर यहाँ पर लगा रही है, इसी के चलते ही जो है 5 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी जो है 5 मंडलों में रुद्रप्रयाग केदारनाथ विधानसभा के अंतर्गत लगाई गई है और कैबिनेट मंत्री तमाम जो हैं वो अब ज़मीनी हकीकत को देख रहे हैं, युवाओं के मन को परख रहे हैं, वोटरों के मन को परख रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो तैयारी में जुट गए हैं। हिमांशु, अगर अभी हाल ही में 2 उपचुनाव को प्रदेश में देखें तो ऐसा पहली बार हुआ जब सत्ता में कोई पार्टी हो, दोनों उपचुनाव हार जाए। क्या वाकई में भाजपा के लिए ये सीट चुनौती बनती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, एक दूसरे पर लगते रहेंगे और दावा भी होता रहेगा, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण भाजपा के लिए और कितना इस वक्त कांग्रेस में
उत्साह देख रहे हैं इन 2 उपचुनाव को जीतने के बाद? जी बिल्कुल, जहाँ तक बात रही मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट की, तो बद्रीनाथ विधानसभा सीट के जो चुनावी हालात बने थे वो कुछ अलग बने थे। राजेंद्र भंडारी की जो पार्टी से नाराज़गी ना होकर राजेंद्र भंडारी से लोगों की व्यक्तिगत नाराज़गी थी, उसी के चलते ही भाजपा बद्रीनाथ सीट हारी थी। और मंगलौर सीट क्योंकि भाजपा के लिए बड़ी बात नहीं थी, मंगलौर सीट में भाजपा का हारना तो बड़ी बात नहीं थी, वहाँ पर भाजपा का जो प्रदर्शन रहा, क्योंकि 480 वोटों से भाजपा वहाँ पर चुनाव हारी, वो एक बड़ी बात थी। क्योंकि 24 सालों में जहाँ भाजपा अपना खाता नहीं खोल पाती थी, हमेशा तीसरे चौथे पायदान पर जहाँ भाजपा वोट बैंक लेने में सफल रहती थी, वहीं अब दूसरे स्थान पर भाजपा रही थी, कम मार्जिन था। लेकिन केदारनाथ विधानसभा की परिस्थितियाँ अलग हैं। हालांकि बात जरूर होती है चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर, यात्रा केदारनाथ आपदा को लेकर, या होम स्टे हो या स्वरोजगार हो, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा का जो संगठन है, भाजपा के जो बूथ स्तर तक की जो पकड़ है, वो कहीं ना कहीं इस विधानसभा में मजबूत है। और वर्तमान परिस्थितियों में क्योंकि अगर कांग्रेस की एक अंदरूनी बात हम करें तो कांग्रेस के कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी इस बात को मानते हैं कि केदारनाथ विधानसभा में भाजपा कई गुना इस समय आगे बढ़त बनाए हुए है। अब संभवतः बात यह है कि कांग्रेस किस प्रत्याशी का चयन करती है। कांग्रेस में प्रत्याशी चयन में अगर कांग्रेस ढीला वाली करती है, कांग्रेस अगर सही प्रत्याशी का चयन इस समय नहीं कर पाती है, तो केदारनाथ विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल यहाँ पर बन जाएगा। क्योंकि मुख्य संभवतः क्योंकि जो मेन चुनाव इस समय अटका हुआ है, केदारनाथ की राजनीतिक परिस्थितियाँ जो बता रही हैं वो प्रत्याशी चयन पर है। क्योंकि भाजपा की को एक तरफ जहाँ सरकारी प्रशासनिक तंत्र है, तमाम नेता जो हैं विधायक हैं वो साथ हैं, इसी के साथ ही एक सिंपैथी वोट बैंक शैला रानी रावत के रूप में भी भाजपा के पास है। इसी के साथ ही तमाम कार्यकर्ता वो लंबे समय से केदारनाथ में सक्रिय हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष वहाँ पर भाजपा का है, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर भाजपा के हैं। भाजपा का संगठन केदारनाथ में कहीं ना कहीं मजबूत वो जरूर दिखता है, बल्कि कांग्रेस में जिस प्रकार की आंतरिक गुटबाजी है टिकटों को लेने की, या केदारनाथ जो प्रतिष्ठा यात्रा थी उसमें कांग्रेस के कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की जो उदासी लास्ट में दिखने को मिली, वो एक घातक बन सकता है। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से उस मुद्दे को उठाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस असफल रही, जितना बड़ा आपदा का मुद्दा कांग्रेस बना सकती थी केदार घाटी में, उस मुद्दे को कांग्रेस भुनाने में यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी असफल रही है। अब संभवतः बात यह होगी कांग्रेस किस प्रत्याशी का चयन करती है, अपने संगठन को किस प्रकार से यहाँ पर मजबूत करती है और भाजपा को कैसे टक्कर देगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक है हिमांशु आपने कि ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से प्रत्याशियों का चयन होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना जरूर है कि केदारनाथ के इस उपचुनाव में विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने कई तरीके की कोशिशें यहाँ पर अपनी जारी रखी हुई हैं, चाहे वो केदार प्रतिष्ठा यात्रा हो या फिर यहाँ पर प्रत्याशी चयन को लेकर अभी से मंथन, और इस उपचुनाव को लेकर कई बैठकें भी कांग्रेस कर चुकी है। हालांकि क्योंकि भाजपा तो हमेशा ही चुनावी मोड में दिखाई देती है, लेकिन कांग्रेस इस वक्त यहाँ पर थोड़ा सा गंभीर नजर आ रही है। प्रत्याशी चयन की आपने बात की है हिमांशु, अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के सामने इस वक्त यहाँ से कई दावेदार हैं और उनकी लिस्ट बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका अनुमान लगाया जा सकता है। कांग्रेस के पास ज्यादा दावेदार नहीं है, तो ये चुनौती भाजपा के लिए ज्यादा हम कह सकते हैं कि प्रत्याशी चयन में यहाँ पर हो सकती है। जी बिल्कुल, जहाँ तक प्रत्याशी चयन की बात रही तो भाजपा का एक हमेशा फैक्टर ये रहता है कि भाजपा कब कार्यकर्ता को अर्श से फर्श पर पहुँचा दे और फर्श से अर्श पर कार्यकर्ता को पहुँचा दे, ये संभवतः वो नहीं होता है। और भाजपा का जो सबसे बड़ी ताकत पहाड़ी, अगर मैं बात करूँ पहाड़ी विधानसभाओं में, तो कैडर वोट भाजपा का एक मजबूत पक्ष माना जाता है कि भाजपा का जो कैडर वोट है, अगर किसी गाँव में 300 वोटर भाजपा के हैं तो वो 300 के 300 वोट भाजपा के ही पाले में जाएंगे, क्योंकि कैडर वोट भाजपा का होता है। जबकि कांग्रेस में कैडर वोट जो बनाए रखना वो एक बड़ी असमंजस की स्थिति होती है, बड़ी चुनौती कांग्रेस के संगठन को अपना कैडर वोट बनाए रखने में होती है। इसके संगत प्रत्याशी चयन की बात की आपने, तो कुछ प्रमुख नाम जैसे अनुप्रिया रावत हो या इसी के साथ ही भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम ऐसे, या वीरेंद्र रावत हो, तमाम ऐसे जो नाम है वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। लेकिन भाजपा का जो जब भी भाजपा कार्यकर्ता जो है संगठन जो है किसी कार्यकर्ता को मौका देता है, जिस भी दावेदार को भाजपा यहाँ पर चुनती है, वो पूरा संगठन फिर उसके पीछे लग जाता है। जिस प्रकार से हमने देखा अभी से ही प्रदेश महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी जो है वो कांग्रेस लगातार केदारनाथ का दौरा कर रहे हैं। अजय कुमार जो संगठन महामंत्री हैं वो लगातार केदारनाथ का दौरा कर रहे हैं। तमाम नेता जो है वो केदारनाथ का दौरा कर रहे हैं। और ऐसे में संभवतः माना जा सकता है कि एक प्रत्याशी का चयन जब भाजपा करेगी उसके बाद जिस प्रकार से, क्योंकि भाजपा जानती है कि गुटबाजी होना संभव है और जब भी प्रत्याशी का चयन होगा हम खुलकर गुटबाजी सामने आएगी, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में एकजुटता
लाने का प्रयास अभी से भाजपा के संगठन कर रहा है, चाहे अपने संगठन स्तर के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी हो, चाहे नेताओं की जिम्मेदारी हो, वहाँ पर तैनात कर दी गई है। और भाजपा जानती है कि अगर गुटबाजी हुई तो इसका फ़ायदा जरूर सीधा सीधा जो है कांग्रेस को मिलेगा। इसके लिए प्रत्याशी चयन के साथ ही भाजपा इस समय अपने संगठन को मजबूत करने में लगा रही है। वहीं कांग्रेस में अभी प्रत्याशी चयन ही एक बड़ा सवाल बना है, क्योंकि मनोज रावत जो है खुलकर दावेदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही हरक सिंह रावत भी एक बड़ा नाम यहाँ पर बन रहा है और तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को इस बार बड़ी चुनौती ये है कि पहले तो अपने संगठन को बनाए रखना, उसके बाद अगर मनोज रावत या किसी अन्य को टिकट मिलता है उससे कार्यकर्ताओं की नाराजगी ना हो। बिल्कुल ठीक है हिमांशु, आपने कि टिकट तो एक ही व्यक्ति को देना है, लेकिन किस तरह की गुटबाजी ना हो इस पर फोकस पार्टी को रखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और कुशीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जाली नोटों का कारोबार करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुशीनगर से जाली नोटों का कारोबार करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। गैंग के 10 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5,62,000 के जाली नोट बरामद किए गए हैं। जाली करेंसी के बदले गए भारतीय नोट तो नेपाल देश के 3,000 रुपए भी नगद बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जाली करेंसी के से भारतीय नोटों को बदला गया। नेपाल देश के 3,000 रुपए भी नगद बरामद किए गए हैं। तो कुशीनगर से बड़ी खबर है, जाली नोटों का कारोबार करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है और यहाँ पर गैंग के 10 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन एक बड़ी तहकीकात में भी पुलिस जुट गई है कि इन जाली नोटों का कारोबार कहाँ से चल रहा था, कहाँ इनको बदला गया, सप्लाई कहाँ हुआ और किस तरीके से इस घटना में क्या और भी कुछ तार जुड़े हुए हैं, उस ओर भी पुलिस की कार्रवाई जारी है, तफ्तीश जारी है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अनुराग, जिस तरीके से जाली नोटों के जो कारोबार चल रहा था उसमें 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अभी क्या कुछ पूरा अपडेट आपके पास? बिल्कुल, कुशीनगर पुलिस को एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बड़ी कामयाबी मिली है और जाली नोटों का एक ऐसा गैंग था जो फर्जी तरीके से जो है जाली नोटों का कारोबार करता था और उस गैंग के कुल 10 साथी अभियुक्तों को कुशीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 5,62,000 रुपए के जो जाली नोट हैं वो भी पुलिस ने बरामद किए हैं और जाली करेंसी को जो है ये परिवर्तित करते थे भारतीय मुद्रा में, यानी कि जो है फर्जी तरीके से उस पैसे को चलाते थे और उसमें नेपाली नोट भी जो है वो 3,000 रुपए जो है पकड़ा है पुलिस ने। 10 तमंचा, 315 बोर के जिंदा कारतूस और इनके पास से फर्जी 26 सिम पकड़े गए हैं, 10 फर्जी आधार कार्ड और 10 एटीएम कार्ड और 8 लैपटॉप जो है पुलिस ने इनके पास से बरामद किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गैंग जो है पूरी तरीके से सक्रिय था। अब पुलिस जो है लगातार ये तहकीकात कर रही है कि आखिर इस गैंग के तार और कहां जुड़े हैं, ये जो जाली नोटों का कारोबार था इसे कहां सप्लाई किया जाता था, इन तमाम बिंदुओं पर भी लगातार पुलिस जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल 10 साथी अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद जो है ये माफी मांगते हुए नजर आए, अपराध से तौबा करते नजर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है सपा नेता का नाम आ रहा है। सपा नेता को भी मोहम्मद रफी खान बबलू जो है सपा नेता, उनको भी जो है इस गैंग में पकड़ा गया है, पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई कुशीनगर में फर्जी जाली नोटों को चलाने वाले रैकेट का खुलासा पुलिस ने। बिल्कुल ठीक है आपने अनुराग, और ये तार कहाँ जुड़े हैं इसका भी खुलासा होगा तो और चीजें भी स्पष्ट हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस पर सीएम योगी झांसी दौरे पर आएंगे, जिसको लेकर सरकारी अमला तैयारियों में जुट गया है। सड़कों के रंग रोगन से लेकर गड्ढे भरने का काम तेजी से शुरू हो गया है। वहीं जनसभा स्थल क्राफ्ट मेला मैदान पर की जा रही तैयारियों को डीएम अविनाश कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ जायजा लिया। बताया गया कि सीएम स्पेस म्यूजियम और राजकीय संग्रहालय का भी भ्रमण करेंगे। साथ ही क्राफ्ट मेला मैदान पर पर्यटन प्रदर्शनी का अवलोकन कर जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम अभी प्रस्तावित हुआ है, तो उसी के क्रम में यहाँ क्राफ्ट मेला के मैदान में जनसभा और जो प्रदर्शनी है उसका आयोजन किया जा रहा है। तो उसी की हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्थल जो पर्यटक स्थल हैं उनके वहाँ पर भी उनकी विजिट को भी प्लान किया जा रहा है। विस्तृत मिनट टू मिनट प्रोग्राम अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो जैसे ही प्राप्त होता है उसके अनुसार हम लोग अगले। और यार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंदौली में सदर एसडीएम हर्षिका सिंह के नेतृत्व में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सैयद राजा थाना क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया गया। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। बहुत दिनों से हमारे पास ये कंप्लेन आ रही थी कि नगर पंचायत सैयद राजा में जो पीडब्ल्यूडी की ज़मीनें हैं उस पर नया अतिक्रमण करके लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। तो एज जॉइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर और प्रशासक नगर पंचायत सैयद राजा हम लोगों ने ये अभियान स्टार्ट किया कि जितने भी नए कंस्ट्रक्शन हैं, क्योंकि पुराने कंस्ट्रक्शन जो हैं वो हम दूसरे तरीके से डील करते हैं, पीपी एक्ट के तहत डील करते हैं, जिसमें हम लोगों ने इन 178 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं और जितने भी नए कंस्ट्रक्शन थे तो वो तोड़वाएंगे। शाहजहांपुर के मदनापुर कस्बे में थाने के सामने दिन दहाड़े दबंगई का नजारा देखने को मिला। पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने खुलेआम हथियार लहराए और फायरिंग कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंगों को थाने के गेट के सामने हथियार लहराते हुए और फिर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में फरार होते हुए देखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक विवाद की जड़ एक कंबाइन मशीन थी जिसे गिरवी रखा गया था। पैसों के लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई जो हिंसा में बदल गई। दिन दहाड़े थाने के सामने इस तरह की दबंगई ने इलाके के लोगों में डर का माहौल बना दिया। सत्येंद्र सिंह और हरसिमरन सिंह दोनों सगी साली और बहनोई हैं। इनके मध्य में 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए के लेने देने का विवाद था। उसी विवाद में दोनों पक्षों को वार्ता के लिए थाने पर बुलाया गया। वार्ता होने के उपरांत दोनों पक्ष बाहर चले गए। बाहर जाने के उपरांत दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को धमकाने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग कर दी। उक्त प्रकरण में थाने पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 6 नामजद और 2-3 अज्ञात व्यक्ति नामित किए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बना दी गई हैं, जिसमें लगातार दबिश दी जा रही है। वहीं कानपुर के बड़ा चौराहे स्थित प्रधान डाकघर में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर अचानक प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रधान डाकघर के अधिकारियों ने आदेश पारित कर बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के सभी दैनिक मजदूरों को हटा दिया, जिससे प्रधान डाकघर कानपुर की व्यवस्था चरमरा गई है। एक पोस्टमैन को 3 से 5 बीटों में लगाकर डाक वितरण के आवेदन पारित कर दिए गए, जो कि असंभव कार्य था। इस काम को पूरा करने के दबाव की वजह से कई कर्मचारी बीमार हो गए। इसी वजह से कर्मचारियों के दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी। ये स्ट्राइक जो भई है, ये हमारे एक नए सीपीएम महोदय आए हैं, जिन्होंने जो हमारे रिटायरी कर्मचारी काम करते थे आउटसोर्सिंग पे, दैनिक मजदूर पे, उनको इकट्ठा 30 कर्मचारी को हटा दिया। हमारे पोस्टमैन जो बचे 27, उसमें आधे बीमार पड़ गए। सब पोस्टमैन इतना प्रताड़ित हो गया कि आज हम लोग को अपनी काम बंद करके बाहर बैठना पड़ा मजबूरी में। हमारे कानपुर की आज कोई डाक नहीं उठी है। आज कोई डाक हमारी यहाँ आज भी कोई भी डाक नहीं बटी, कोई पोस्ट ऑफिस हम लोग डाक नहीं उठाई गई है। और हमारे यहाँ 45 बीटें यहाँ पर हैं। इंडिया और बांग्लादेश की होने वाली टेस्ट सीरीज को लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर हरीश चंद ने ग्रीन पार्क ग्राउंड का निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने तमाम पुलिसकर्मियों को सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि टेस्ट सीरीज को लेकर होटल से लेकर ग्राउंड तक सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो बाहर से फोर्स मिली है उसमें भी सीनियर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे मैच के दृष्टिगत 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। जो भारत और बांग्लादेश का जो टेस्ट सीरीज़ है उसका दूसरा मैच खेला जा रहा है और 27 से लेकर के 1 तारीख तक का जो है वो टेस्ट मैच यहाँ प्लान्ड है। उसको देखते हुए जो है वो हमारी तैयारियाँ प्रारंभ हो गई हैं और आज हमारी फोर्स की ब्रीफिंग भी है
जो टीम्स का अराइवल है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद जो है वो 2 दिन नेट प्रैक्टिस है, उसके बाद जो है वो मेन क्रिकेट मैच है। तो जो रूट है, जो हमारे वीआईपी रुकेंगे, जिन जगहों पे टीम के मेंबर्स रुकेंगे, वो होटल और जो हमारा ग्राउंड है, इन सब की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का हम लोगों ने डिटेल डिप्लॉय। उधर कानपुर में भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच का विरोध करना अखिल भारतीय हिंदू महासभा को महंगा पड़ गया। पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें, कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत बनाम बांग्लादेश टेस्ट मैच होना है। 27 सितंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में टेस्ट मैच होना है, जहां राकेश मिश्रा ने 15 से 20 साथियों के संग ग्रीन पार्क के गेट पर विरोध हवन किया। बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों के साथ नरसंहार हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ, उसको लेकर के हम लोगों ने ग्रीन पार्क मैदान पे हम लोगों ने एक शांतिपूर्वक यज्ञ का आयोजन किया हुआ था, जिसकी सूचना हमने पूर्व से जिलाधिकारी महोदय व LIU को हमने दे दी थी कि हम एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि आप जैसा कि देख रहे हैं, इस समय देश में जो है तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र को जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार चाहे जितने भी प्रयास कर ले, हम लोग शहीद भगत सिंह के रास्तों पर चलने वाले लोग हैं। हमारी आवाज़ को सरकार मुकदमों से रोक नहीं सकती। हम लोग जो है जेल की सलाखें हमारे मंसूबों को रोकने में असफल रहेंगी। बहुत स्पष्ट है इसमें कि जो है वो ये एक, चूँकि हमारे लिए एक प्रेस्टिजियस इवेंट है और जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों के जो है वो अनुमति से ये मैच हो रहा है, तो उसको देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अभी पीछे किसी के द्वारा एक जो है इस तरह का प्रयास किया गया था, उसमें जो सुसंगत धाराओं में हमने एक मुकदमा भी दर्ज किया है। तो इसमें जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो है वो पुलिस पूरी तरह से फर्म और स्ट्रिक्ट रहेगी और जो नियम अनुसार होगा उस पर हम लोग अच्छे से कार्य। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें HNN 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है।